नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा घबराए हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि ये जंग जो है वो जल्द ही खत्म हो जाएगी, तो कभी वो कहते हैं कि ये जंग अभी और लंबी चलने वाली है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर बमबारी के तमाम दावे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति ने तेहरान की सड़कों पर कुद्स डे की रैली में आम लोगों के बीच पैदल चलते हुए नजर आए। कुद्स डे हर साल रमजान के आखिरी जुमे को फलस्तीन के समर्थन में मनाया जाता है और ईरान ने यहां पर साफ मैसेज दे दिया कि बम गिर रही हो या धमकी मिल रही हो, हम डरने वाले नहीं हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा दावा किया कि उनके आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईरान के सबसे अहम तेल निर्यात केंद्र खर्ग आइसलैंड पर जबरदस्त बमबारी की। ट्रंप का कहना है कि इस हमले में ईरान की नेवी, एयरफोर्स और रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा और उनका कहना है कि इससे मिडिल ईस्ट से परमाणु खतरे को खत्म करने में मदद मिलेगी। और यहां तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि जल्द ही अमेरिकी नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्तों से गुजरने वाले तेल टैंकरों को अपनी सुरक्षा में ले लेगी। लेकिन वहीं ईरान ने इन दावों को सीधा सीधा अमेरिकी प्रोपेगेंडा बता डाला और ईरान की सरकारी एजेंसी फार्स न्यूज एजेंसी का कहना है कि खर्ग द्वीप पर 15 से ज्यादा धमाके जरूर हुए और धुआं भी उठा, लेकिन तेल से जुड़ा कोई बड़ा ढांचा नष्ट नहीं हुआ। और ये ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का यहाँ पर लगभग 90% कच्चा तेल इसी द्वीप से दुनिया के बाजारों में जाता है और इसलिए ईरान ने भी साफ कह दिया कि आप जितना नुकसान बता रहे हैं उतना नुकसान हुआ नहीं है। उधर हालात सिर्फ दावों तक भी सीमित नहीं है। इराक की राजधानी बगदाद में मौजूदा यूएस एम्बेसी में भी मिसाइली हमले हुए, जिसमें दूतावास परिसर के हेलीपैड पर एक मिसाइल गिरने की खबर आई और इसके अलावा सऊदी अरब के एक एयरबेस पर खड़े अमेरिकी एयरफोर्स के 5 टैंकर विमानों को भी नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट सामने आई है। वहीं यूएस सेंट्रल कमांड ने इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। वहीं इस बीच ट्रंप की राजनीति भी बड़ी चर्चा में है। उन्होंने धमकी दी कि अगर स्पेन ने उनका साथ नहीं दिया तो अमेरिका उसके साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म कर सकता है और इस पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने साफ कहा कि हम अपने सहयोगियों के साथ वफादार हैं, लेकिन उनकी गलतियों का समर्थन नहीं कर सकते और ये युद्ध एक बड़ी गलती है और हर किसी को व्यापार की धमकी देकर डराया नहीं जा सकता। मध्य पूर्व के इस तनाव का असर दुनिया भर में दिख रहा है। भारत में भी इसका असर पड़ रहा है। इंडिगो ने अपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स की टिकटों के किराए में 425 से लेकर 2300 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है और इन बढ़े हुए किरायों को लेकर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी क्या कुछ कह रही है, जरा उन्हें भी सुनिए। इंडिगो ने जो फ्यूल सरचार्ज है उसमें बढ़ाने की बात की है। 399 रुपए से लेकर 2300 रुपए तक जो इंडिगो है वो अपने फ्यूल सरचार्ज को बढ़ाने जा रहा है। मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं है क्योंकि ये इस समय पे आ रहा है जो हमारी सरकार ने बिल्कुल हर तरीके से जो प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, वो प्रिपेयर्डनेस और एनर्जी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, उसको सिक्योर करने की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को विश्वगुरु बताते रहे, जिस वजह से जनता को भुगतना पड़ रहा है। चाहे वो एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत हो, चाहे उसमें बढ़ोतरी हो, दामों में बढ़ोतरी हो, और अब फ्यूल सरचार्ज जो इंडिगो लगा रही है, कुछ दिन पहले एयर इंडिया ने भी अनाउंस किया था। तो कहीं ना कहीं हमारे डीजीसीए को भी स्टेप इन करना पड़ेगा। अगर हमारे इनफ फ्यूल रिजर्व्स हैं, डीजीसीए को भी स्टेप इन करना पड़ेगा कि इसका पूरा जो भार है, जो ईरान, इजराइल और यूएस का वॉर चल रहा है, उसका पूरा भार जनता को ना महसूस करना पड़े, खास करके उस समय पर जब हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई की किल्लत हो रही है। तो दिस शोज द इल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द गवर्नमेंट and ill preparedness of a policy in case of economic disruption. वहीं अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देश भर में एलपीजी की किल्लत बढ़ती जा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली खत्म हो गए हैं और मोदी अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। और इस दौरान वो क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। कल मैं पार्लियामेंट में मैंने मतलब एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा कि देखिए मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है, मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला यह है
कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। आज अमेरिका कहेगा कि अगर हम रूस से गैस तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका कहेगा अगर हम ईरान से, इराक से, किसी और से खरीद सकते हैं, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसके बाद मैंने बोला क्यों हुई, और मैंने कहा ये जो हरदीप पुरी बैठा है, ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ब्यूरोक्रेसी से उठा के ऑयल मिनिस्टर बना दिया, ये पहला कॉम्प्रोमाइज है। इसका तो नाम उधर एप्स्टीन फाइल में है, तो उसका दोस्त है। इसकी बेटी के कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का प्रयोग किया, स्पीकर कहते नहीं भैया, नहीं, कॉम्प्रोमाइज सब नहीं बोल सकते। अभी आप देखना क्या होने वाला है यहां पे। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है, अभी आप देखना हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दे दी। क्योंकि नरेंद्र मोदी एप्स्टीन के कारण, अदानी के कारण, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कारण कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। नरेंद्र सरेंडर हो गया है। बहरहाल ईरान, इजराइल, अमेरिका की स्थिति को लेकर तमाम राजनीतिक बयान इस वक्त देश के अंदर सामने आ रहे हैं, जरा उन्हें भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गैस की किल्लत मची हुई है, लोग लाइन में लगे हुए हैं। देखिए, ये प्रायोजित संकट है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया संकट है देश को। अगर उन्होंने ईरान से अपने रिश्ते अच्छे रखे होते, बताइए 13 दिन बाद ईरान के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। मैंने तो पहले दिन कहा था, उसी दिन बात कर ली होती। इसका मतलब जानबूझ के आपने ईरान से अपने रिश्ते खराब किए और देश को संकट में डाला, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। जिस तरह से गैस की लेकर के किल्लतें मची हुई हैं और लोग रोड पर हैं, लाइन में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये वास्तविक संकट आज आंखें झूठ नहीं बोलती। जिस तरह गैस की उपलब्धता नहीं, लोग दिन भर लाइन में लगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन मिल नहीं। इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार की अदूरदर्शी। जब उनको मालूम था कि ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध में आपूर्ति कम हो जाएगी, इन्होंने क्यों नहीं सुनिश्चित किया? आज कितने ठेला लगा के जो चाय बेचते थे, छोटे छोटे काम करते थे, रेस्टोरेंट बंद है, होटल बंद है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मोदी सरकार। और बड़ी झूठ बोलती है, कहती कोई संकट नहीं। बड़े बड़े नेता कह रहे हैं संकट नहीं। अरे संकट नहीं तो लाइन क्यों लगी है? अगर संकट नहीं तो आप कह क्यों रहे हो कि 25 दिन तक बुकिंग नहीं होगी? अगर संकट नहीं है तो ये चारों तरफ हाहाकार क्यों मचा हुआ? सरकार की हालत हुई कि सावन के अंधे को हरा हरा। भाजपा सांसद कह रहे हैं सारी हर चीज़ ठीक है। अब मैं कहता रहा हूँ, चले जाएं और क्षेत्र में किसी गैस एजेंसी पे पड़े जाएं, वहाँ कह देंगे सब ठीक है तो मैं मान जाऊँगा, और वहाँ कह देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। और राहुल जी का आगमन हुआ था लखनऊ में। जी हाँ, राहुल जी का आगमन हुआ था और वो काशी राम जी के इंदिरा प्रतिष्ठान में उन्होंने अपनी बात कही, रखी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से राहुल जी की ये यात्रा कांग्रेस से उन पिछड़े वोटों को, उन पिछड़े वर्ग को और फिलिस्तीन जो है वो फिलिस्तीनियों का है। जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है, ऐसे ही फिलिस्तीन अरबों का है, फिलिस्तीनियों का है। और हम अपने फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी की उस आवाज को आज भी भारत के 147 करोड़ लोग फिलिस्तीनियों के साथ हैं, मजलूमों के साथ हैं। भले ही हमारी सरकार के नुमाइंदे आजकल किस कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में है हमें नहीं मालूम, लेकिन आवाम फिलिस्तीनियों के साथ है, उनकी एकजुटी उस लड़ाई के साथ है। अमेरिका का जो सर जंग अभी फिलहाल आप किस तरफ जा रही है, कैसे देखते हैं, क्या होगा आने वाले समय में 2-4 दिनों के भीतर? ये थोपी हुई जंग है। ये उन लोगों ने जंग थोपी है जिनको बच्चों के खून करने में मजा आता है। उन्होंने 50,000 से ज्यादा मासूम बच्चों की हत्या जो है वो फिलिस्तीन के अंदर करी, और ईरान पर भी जो हमला किया तो पहले दिन ही 165
मासूम बच्चियों को शहीद करने का काम किया, एक हेड ऑफ द स्टेट को शहीद कर दिया। अनप्रोवोक्ड वॉर है ये, हम इसकी मजम्मत करते हैं, हिंदुस्तान की आवाम इसकी मजम्मत करती है और इसीलिए हिंदुस्तान का विपक्ष, हिंदुस्तान की आवाम इसके खिलाफ सड़कों पर उतरी है, क्योंकि इसकी लपटें हमारे पास भी आएंगी। हमें अंदाजा था और वो अब दिखाई दे रहा है किस तरीके से गैस और तेल की किल्लत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसीलिए 13 दिन बाद हमारे प्रधानमंत्री को ईरान के राष्ट्रपति से बात करने की जरूरत पड़ गई, जो पहले दिन उनको करना चाहिए था, और वहां के सुप्रीम लीडर का जो असैसिनेशन हुआ उसको कंडेम करना चाहिए था, कंडोलेंस देना चाहिए था। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी।